नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज की जो कहानी मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश की जो नेक्स्ट पोएम है जिसका नाम है ओजीमेंडियास। तो प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसका? ओजीमेंडियास। तो ये जो क्लास 10 की इंग्लिश कम्युनिकेटिव की जो कहानी है ये बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। छोटी सी पोएम है लेकिन वही बात, जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीप दिया गया है। किसके द्वारा? पोएट के द्वारा। और पोएट हैं इसके पीबी शैले। तो सबसे पहले आपको पोएट के बारे में बता देते हैं। पीबी शैले 1792 टू 1822। तो याद रखिएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ आ जाए तो 1792 और अगर डेथ आ जाए तो 1822 आपने बताना है। तो प्यारे बच्चों, वाज ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। तो ये बहुत ही फाइनेस्ट पोएट थे रोमांटिक मूवमेंट के। ही वॉज नोन फॉर हिज बोल्ड आइडियाज, पावरफुल इमेजिनेशन, और ये जाने जाते थे अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए। तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्रांतिकारी विचारों के लिए कौन जाने जाते थे? पीबी शेले। Powerful imagination and strong criticism of authority and tyranny, Shelley's poetry often reflects his belief that human power, pride and ambition are temporary. और इनका ये मानना था कि जो अभिमान है, जो गर्व है, जो पावर है, ये क्या होती हैं? ये टेम्परेरी चीजें होती हैं। While nature and time are eternal forces. तो याद रखिएगा, जो समय है वो कभी भी बदला जा सकता है और किसी का भी बदल सकता है। तो आज अगर आप राजा नहीं हैं तो रंक हैं, लेकिन वो पल दूर नहीं जब आप राजा बन जाएंगे। और अगर आज कोई राजा है तो वो पल भी दूर नहीं जब वो रंक बन जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया है? नेचर और टाइम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो कभी भी बदले जा सकते हैं या बदल भी सकते हैं। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड ओड टू द वेस्ट विंड। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जिनका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क एंड प्रोमेथस ऑन माउंट। Through his poetry, Shelley urges readers to question arrogance and false pride. तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन किया है किसके बारे में किया है? फॉल्स प्राइड के बारे में किया है। तो प्यारे बच्चों, किसके बारे में क्वेश्चन किया है? फॉल्स प्राइड के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो आगे चलते हैं। तो इस स्टोरी में देखिए, ओजीमेंडियास। तो जैसा कि कहानी का नाम ही आपको बता रहा है कि इस कहानी का नाम क्या है? ओजीमेंडियास इज अ पावरफुल सोनेट। तो याद रखिएगा, ये भी सोनेट है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो विलियम शेक्सपियर की थी वो भी सोनेट था और ये भी सोनेट है। दोनों जो कहानियां हैं काफी मिलती जुलती कहानियां हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ओzymandias की जगह जो दूसरी पोएम है उसके बारे में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। P.B. Shelley, the poem is written in a narrative style where the speaker tells the story he heard from a traveler who had visited an ancient land, most likely Egypt. तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो स्पीकर है वो कौन है? वो पोएट खुद हैं। स्पीकर कौन है? पोएट खुद हैं। आप इन्हें स्पीकर भी बोल सकते हैं और आप इन्हें नरेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर हैं, जो पीबी शैले, जो नरेटर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं मिला था किससे? एक ट्रेवलर से मिला था। ये देखिए, ये है वो ट्रेवलर जिससे मुलाकात हुई। और हु हैड विजिटेड एन एंशियंट लैंड, मोस्ट लाइकली इजिप्ट। तो याद रखिएगा, इस ट्रेवलर ने बताया, किसके बारे में बताया? इस ट्रेवलर ने बताया कि मैं घूम के आ रहा हूं। कहां से घूम के आ रहा था ये ट्रेवलर? इजिप्ट से घूम के आ रहा था। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो ट्रेवलर है कहां से घूम के आ रहा था? इजिप्ट से घूम के आ रहा था। सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The poem begins when the speaker meets a traveler returning from an old and distant country. तो ये जो देश है इजिप्ट, बहुत ज्यादा एंशियंट कंट्री आप कह सकते हैं और काफी ज्यादा ओल्ड है। द ट्रेवलर डिस्क्राइब्स अ स्ट्रेंज एंड इंप्रेसिव साइट ही सॉ इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट। तो इसने क्या बताया कि जहां से ये आ रहा है वहां चारों तरफ देखिए आप ध्यान से, कुछ नहीं है सिवाय रेगिस्तान के। रेगिस्तान के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, दूर दूर तक मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई है। और इसने बताया, किसको बताया? हमारे पोएट को बताया। और हमारे पोएट का नाम क्या है? पीबी शैले। और इसने क्या बताया? देयर स्टूड द रिमेन्स ऑफ अ ह्यूज स्टैचू। और इन्होंने बताया कि वहां से, जहां से मैं आ रहा हूं, वहां मैंने एक बहुत बड़ा स्टैचू देखा जिसकी जो हाइट थी वो लगभग 57 फीट हाई थी। तो याद रखिएगा, इस स्टैचू की जो हाइट थी प्यारे बच्चों कितनी थी? 57 फीट हाई थी। और इसने कहा कि वहां पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है।
ओनली टू enormous legs of stone were still standing upright in the sand। और ये देखिए, पहली लेग एंड दूसरी लेग, तो उन्होंने क्या बताया कि जो दो बड़ी बड़ी जो टांगे हैं वो इन्होंने देखी वहां पर खड़ी हुई। उसके बाद आगे क्या बताया, were still standing upright in the sand while the rest of the statue had fallen apart। और जो rest of the statue है, ये देखिए आपके सामने, ये मिट्टी में धसा हुआ है। तो याद रखिएगा, अब ये स्टैचू किसका है और आखिर जो पॉइंट है वो क्या बताना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, नियर बाय हाफ buried इन द सैंड lay द ब्रोकन फेस ऑफ द स्टैचू। यानी कि ये जो फेस है, ये जो फेस टूटा हुआ और गिरा हुआ फेस है, ध्यान से देखिए इन दोनों फेसों को। ये जो दोनों फेस हैं ये एक ही शख्स के हैं, और ये दोनों के दोनों मिट्टी में धसे हुए हैं। किस में धसे हुए हैं प्यारे बच्चों? मिट्टी में धसे हुए हैं। तो ये जो कहानी है ये एक ट्रेवलर के द्वारा सुनाई जा रही है, और ये कहानी किसको सुनाई जा रही है? हमारे पोएट को सुनाई जा रही है, जिनका नाम है पीबी शैले। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, तभी आपको ये सारी स्टोरी समझ में आएगी। The traveler closely observed the face and noticed its expression। अब वो ट्रेवलर ने कहा कि जब मैं बिल्कुल उस फेस के पास में गया और बिल्कुल मैंने पास से उस फेस को ऑब्जर्व किया, तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? द फेस शोड अ फ्राउन wrinkled lips एंड अ स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। यानी कि उसके फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल कैसे थे? इमोशनलेस थे। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो फेस के एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये जो फेस के एक्सप्रेशन है कैसे हैं? बिल्कुल इमोशनलेस हैं। यानी कि ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी इमोशन नाम की चीज ना हो, जिसमें बिल्कुल भी कोई इमोशन ना हो। कोल्ड कमांड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये किसको कमांड दे देता हो तो उसका भी तिरस्कार करता हो, उपहास करता हो। मतलब कि इतना ज्यादा प्राउडी ये शख्स था। These expressions revealed that the king was proud। तो याद रखिएगा, इससे क्या पता लगता है? ये जो राजा है प्राउड है, एरोगेंट है, एंड यूज टू गिविंग ऑर्डर्स। बहुत ज्यादा खतरनाक प्राउडी है, और साथ में क्या है? एरोगेंट है। इवन दो द स्टैचू वॉज ब्रोकन एंड ruined। तो आप देखिए, बेशक आप जितने मर्जी पावरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक दिन आएगा जब आप मिट्टी में धस जाएंगे। द एक्सप्रेशन स्टिल रिमेन क्लियर। और एक्सप्रेशन जो फेस के बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि जब ये इंसान जिंदा होगा तो सोच के देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना ज्यादा निर्दयी होगा, कितना ज्यादा क्रूल होगा। और इसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे होंगे मरने के बाद? जब इसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हो रहे हैं तो जीते जी ये इंसान कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। दिस शोज दैट द स्कल्पचर हैड परफेक्टली अंडरस्टूड द किंग्स पर्सनैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? जो मूर्तिकार है, जो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाला है, यानी कि जो स्टैचू बनाने वाला है, जिसने ये स्टैचू बनाया है, इट मीन्स वो इस इंसान को कितनी बेखूबी से जानता था कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही चित्र बना दिया जैसा ये असलियत में होगा। एंड हैड स्किलफुली कार्व्ड दोज इमोशंस इनटू द स्टोन। और देखिए उस इंसान ने, उस कल्चर ने इसके बिल्कुल इमोशन कैसे डाल दिए? त्योड़ियों वाले, खतरनाक, इतने ज्यादा खतरनाक कि जितना खतरनाक ये था बिल्कुल वैसे के वैसे ही इमोशंस, फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल त्योड़ियों वाला, वैसा का वैसा बना दिया। तो यहाँ पर प्रशंसा किसकी हो रही है? मूर्तिकार की प्रशंसा हो रही है, स्कल्पचर की प्रशंसा हो रही है। द स्कल्पचर्स आर्ट सर्वाइव्ड इवन दो द किंग हिमसेल्फ वाज लॉन्ग डेड। उस समय ये राजा बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था, इसका साम्राज्य बहुत बड़ा होगा। लेकिन आज के टाइम में जो प्रशंसा हो रही है, जो प्रेज हो रही है, वो इस राजा की नहीं हो रही है प्यारे बच्चों। इस राजा का जो स्टैचू है, जो फेस है, जिसने सारे के सारे राजा के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल हूबहू वैसे डाले हुए हैं, उस इंसान की हो रही है। और वो कौन है प्यारे बच्चों? वो है स्कल्पचर। तो याद रखिएगा कौन है वो? स्कल्पचर। तो आगे देखिए क्या बताया गया है इसमें। ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू सम वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड। अब पेडिस्टल क्या है बेटा? पेडिस्टल वो होता है जहां पर आधार होता है, बेस होता है। अगर कोई भी मूर्ति होती है, यानी कि वो मूर्ति जिस चीज के ऊपर खड़ी की जाती है उसका जो बेस होता है दैट इज कॉल्ड पेडिस्टल। तो ये देखिए, ये जो पत्थर है आपके सामने,
ये है बेटा, क्या है? पिडिस्टल। तो वहां पर कुछ वर्ड्स से इंस्क्राइब थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा था? माई नेम इज ओजिमेंडियास, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वॉक्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो इसने खुला चैलेंज कर दिया। और क्या चैलेंज किया? कि मेरा नाम है ओजिमेंडियास, मैं राजाओं का राजा हूं। क्या हूं मैं? राजाओं का राजा हूं। लुक ऑन माई वॉक्स, मेरे काम की तरफ ध्यान दो। अरे तुम जितने भी राजा हो ना, ओपन चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारे में दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ और मुझसे जीत कर दिखाओ। तो ये जो इंसान है वो खतरनाक इंसान ये है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राजाओं का मैं राजा हूं, जब इतना खतरनाक इंसान जिंदा नहीं रह सका, तो आप और मैं और जो अपने आप को फन्ने खान मानते हैं, वो इंसान की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है प्यारे बच्चों। Through these words, the king proudly declares himself the greatest of all rulers. So अब आप देखिए, इन शब्दों से आपको क्या पता लगता है? इन शब्दों से हमें ये पता लगता है कि ये जो राजा था, ये अपने आप को क्या इसने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे जैसा और कोई शक्तिशाली पावरफुल राजा इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई है तो आओ मेरा मुकाबला करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। ही challenges other powerful kings to look at his achievements। और इसने बता दिया कि जो मैंने उपलब्धियां हासिल की हैं, जो मैंने अचीवमेंट्स हासिल की है, वो सब देखो। टू लुक एट हिज अचीवमेंट्स एंड फील होपलेस बिकॉज दे कुड नेवर इक्वल हिज ग्रेटनेस। और अगर तुम सारे राजा मेरी उपलब्धियां देख लोगे तो मेरे पास फड़क भी नहीं पाओगे। और जितनी अचीवमेंट्स मैंने ले ली, इसकी आधी अचीवमेंट्स भी तुम नहीं ले पाओगे। तो ये देखिए किस प्रकार से राजा है जिसने ओपन चैलेंज दे दिया सभी राजाओं को। और इसने क्या दिखा दिया? कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं। द किंग क्लियरली बिलीव दैट हिज पावर एंड एम्पायर वुड लास्ट फॉर एवर। और उसने क्या बताया? कि जो मेरी पावर है और जो मेरा एम्पायर है, पावर एंड एम्पायर, दोनों मेरे पास जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। क्या है? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा हैं। और ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन इसको क्या पता था कि जिस चीज को ये कह रहा है कि मेरे पास सबसे ज्यादा है, वो चीज लास्ट में कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, वो देखिए आप। However, the traveler then describes the scene around the statue। और फिर इस ट्रैवलर ने कहा पोएट को, उसके बाद जो मैंने सीन वहां देखा तो मैं हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? देयर वर नो ग्रेट बिल्डिंग्स, नो ग्रैंड सिटीज। कह रहा कि वहां उस एरिया में ना तो कोई बड़ी बड़ी इमारतें थी और ना ही कोई सिटीज थी। एंड नो साइंस ऑफ द माइटी एम्पायर। और जो जिस साम्राज्य की ये राजा बात कर रहा है, ना ही वहां पर कोई साम्राज्य था। That the king had boasted about all around the statue stretched the vast empty desert। कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से। इस साइड में देखिए, इस साइड में भी देखिए, इस साइड में भी देखिए, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए। देखिए ध्यान से, देखिए सारे, जितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो इंसान के पास, वो सारा मिट्टी के अंदर धस चुका है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया प्यारे बच्चों। जितना मर्जी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, लेकिन आप सोच के देखिए कि जो इतना पावरफुल राजा था, जब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर हम किस बात का करें घमंड? यानी कि हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये हाल है। तो उसने कहा कि जब मैंने चारों तरफ देखा तो वहां मिट्टी ही मिट्टी थी और कोई एम्पायर नहीं था, कोई साइन नहीं था, क्योंकि जो भी एम्पायर था, जो भी साइन था, वो सारा इस मिट्टी में जा चुका था। नथिंग रिमेन्ड एक्सेप्ट एंडलेस सैंड। कुछ नहीं बचा सिवाय मिट्टी के। याद रखिए, मिट्टी में ही पैदा हुए हैं हम सब और इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। द वंस पावरफुल रूलर्स एम्पायर हैड कंप्लीटली डिसअपियर्ड। यानी कि जो भी शक्तिशाली साम्राज्य था वो सब कुछ खत्म हो गया। थ्रू दिस स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट शेली कन्वेज अ डीप मैसेज। तो इस प्रकार से पीबी शेले ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्यारे बच्चों। क्या बड़ा मैसेज दिया है? हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
द किंग हु वंस थॉट हिमसेल्फ ऑल पावरफुल इज नाउ फॉरगॉटन, यानी कि जो ये सोचता था कि मैं राजाओं का राजा हूं, जब वो ही नहीं रहा तो और कौन रहेगा। तो ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में भी, यानी कि हर कोई सीट पर बैठ जाता है, और जो सीट पर बैठ जाता है उसको ये लगता है कि बस मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो सीट भी है वो भी टेम्परेरी है। कब वो सीट चली जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। Then his statue lies broken in the desert and his empire has turned to dust. तो देखिए पूरा का पूरा साम्राज्य बदल गया, किसमें? डस्ट में बदल गया। The poem teaches that power, pride and human achievements are temporary. तो याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें बताई हैं, क्या क्या चीजें बताई हैं, बेशक वो पावर है, प्राइड है या ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। टाइम एंड नेचर आर फार मोर पावरफुल देन एनी रूलर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। टाइम एंड नेचर आर फॉर मोर पावरफुल देन एनी रूलर। कोई भी रूलर कितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो समय है, जो नेचर है, उससे ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं हो पाया। और समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है प्यारे बच्चों। आज आपका दिन ठीक नहीं तो इसका मीनिंग ये नहीं कि कल भी आपका समय नहीं आएगा। एक ना एक दिन तो आपका समय आएगा, और जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन केवल आप ही का समय होगा और किसी का समय नहीं होगा। नो मैटर हाउ ग्रेट अ किंग मे बी, टाइम इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कोई मैटर नहीं करता कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, लेकिन बेटा समय मैटर करता है, क्योंकि समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो वही चीज़, वही जो गहराई में दिया हुआ मैसेज है पीबी शैले का, वो यहाँ पे बताया गया है। आप ये देखिए बेटा, कुछ कोर थॉट और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है। द पोएम कन्वेज दैट ह्यूमन प्राइड, पॉलिटिकल पावर एंड फेम आर शॉर्ट लिव्ड। कुछ नहीं है, अरे ह्यूमन की पावर शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल पावर आज है कल ना हो, फेम आर शॉर्ट लिव्ड, और जो नेम और फेम होता है ये कुछ पल के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। नो मैटर हाउ माइटी अ रूलर में अपीयर, जैसे आपको एग्जांपल दिया किसका, ओzymandias का, कितना शक्तिशाली राजा था। टाइम एंड नेचर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय ऑल सिंबल्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, लेकिन टाइम और नेचर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो भी इसके पास था वो सब कुछ खत्म हो गया। देखिए आप इसको देखिए, ओzymandias को देखिए कि पहले कितना पावरफुल था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। Shelley highlights the irony of arrogance and teaches that humility is essential. तो ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता है, वो जरूरी है प्यारे बच्चों। हमेशा विनम्र बने रहो, आपके पास पावर हो या ना हो, लेकिन आपने एक अच्छा इंसान बनकर रहना ही रहना है। एज इवन द ग्रेटेस्ट एम्पायर फेड इनटू नथिंगनेस। क्या मिला? ग्रेटेस्ट एम्पायर को भी कुछ नहीं मिला, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं, आप वो देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयरनी, अब आयरनी क्या है? द रूलर्स प्राउड डिक्लेरेशन ऑफ ग्रेटनेस स्टैंड्स अमिड्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। देखिए, किंग ऑफ द किंग्स, उसने अपने पेडिस्टल पे छुपा दिया कि मैं राजाओं का राजा हूं, मेरी अचीवमेंट्स की तरफ देखो राजाओं, और तुम मेरे को अगर कंपेयर करोगे अपने साथ तो तुम कहीं नहीं टिकोगे। और लास्ट में उसका क्या हाल हुआ वो आपको पता लग गया कि मिट्टी में धंस गया उसका स्टैचू, किसी ने कुछ नहीं पूछा और उस समय नहीं लगा कि हाँ भाई ये कौन था। Next is exposing the emptiness of his power. Imagery, strong visual descriptions of the broken statue. आपके सामने कुछ images set कर दी गई हैं, आप अपना just close your eyes and just check that images। और वो images क्या हैं? ब्रोकन स्टैचू की इमेज है, shattered face यानी कि जो बिखरा हुआ, जो टूटा हुआ फेस जो आपके सामने पड़ा हुआ था उसकी इमेज है, एंडलेस डेजर्ट की इमेज है, क्रिएट अ हॉन्टिंग पिक्चर ऑफ डिके एंड आइसोलेशन, जिससे पता लग जाता है कि इस दुनिया में पावर कुछ नहीं है, इस दुनिया में जो वक्त है वही सब कुछ है। क्योंकि वक्त के साथ में जीना सीखो, अगर आपने वक्त के साथ में जीना नहीं सीखा, और अगर आपने आज वक्त को लात मार दी तो वो पल दूर नहीं जब वक्त आपको लात मार दे। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन प्यारे बच्चों क्या होता है? जहां पर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन, देन दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसी को ही क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। एनहांसेस एम्फेसिस एंड रिदम। फॉर एग्जांपल बाउंडलेस एंड बेयर,
cold, come on, see, b b and k, that would be called alliteration, consonant sound की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एन्जेम्पमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि आपने पहले सुना हो या हो सकता है आपने नहीं भी सुना हो, तो ध्यान से देखिए. इसमें क्या है, द फ्लो ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पोजेज मेंटेन्स नरेटिव कंटिन्यूटी एंड सीरियसनेस. बिना पोज के जब कोई पोएम चलती है तो उसमें किसी प्रकार का पोज नहीं है. अगर कोई आइडिया दिया जाता है, वो लगातार आइडिया जब तक पोएम खत्म ना हो जाए तब तक चलता रहता है. अगर इस प्रकार की पोएम होती है प्यारे बच्चों, तो उसमें लिटरेरी डिवाइस पूरी पोएम में कौन सा होता है, एन्जेम्पमेंट. तो याद रखिएगा, स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा इसके. नेक्स्ट, सिंबोलिज्म. द र्यून स्टैचू सिंबलाइजेज द डाउनफॉल ऑफ प्राइड. अब जो र्यून स्टैचू है, जो खत्म हो चुका है, वो उसने क्या सिंबलाइज किया है, डाउनफॉल ऑफ प्राइड. जो घमंड है, जो विमान है, वो खत्म हो गया है. पावर खत्म हो चुकी है एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस जो भी था, अब वो इस दुनिया में नहीं है. नेक्स्ट इज सोनेट स्ट्रक्चर. द पोएम फॉलोज ए यूनिक सोनेट पैटर्न ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल इंग्लिश एंड इटालियन स्टाइल्स टू reinforce its मैसेज. तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जितने भी आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस दिए गए हैं, आप ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस को याद कर लीजिएगा. अब कुछ लेसन्स हैं जो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों. तो ध्यान से देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप में आप क्या यूज कर सकते हैं. प्राइड एंड एरोगेंस अल्टीमेटली लीड टू डाउनफॉल. अगर आपने अभिमान किया, अगर अहंकार किया, तो अल्टीमेटली लास्ट में आप जाएंगे बिल्कुल नीचे. तो अभिमान, अहंकार नहीं करना. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पावर एंड फेम आर टेम्परेरी एंड अनरिलायबल. तो याद रखिए, नेम और फेम हमेशा टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है. तो घुमा फिरा के फिर से वही बात, अहंकार नहीं करना है. नेचर एंड टाइम आर स्ट्रोंगर देन एनी रूलर और एम्पायर. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर एंड टाइम. याद रखिएगा, जो नेचर है, नेचर कैन बी प्रिजर्वर, नेचर कैन बी डिस्ट्रॉयर. नेचर कुछ भी हो सकता है. तो नेचर और टाइम ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं किस चीज़ के, रूलर और एम्पायर से भी. नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक क्रिएशन कैन सर्वाइव लॉन्गर देन पॉलिटिकल अथॉरिटी. अब देखिए, आर्टिस्टिक क्रिएशन किसकी, स्कल्पचर की. याद रखिएगा, आर्टिस्टिक क्रिएशन किसकी, स्कल्पचर की. उसको याद किया गया है. क्यों क्यों याद किया गया है, क्योंकि जो स्कल्पचर है उसने राजा के हूबहू फेस के जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज डाल दिए हैं. लेकिन जिसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, इसकी पावर थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, पावर थी, इसको सबने भुला दिया है. द पोएम क्रिटिसाइजेज द इल्यूजन ऑफ परमानेंस इन ह्यूमन अचीवमेंट्स. तो याद रखिएगा, क्रिटिसाइज किया गया है किसका, भ्रम का. जो परमानेंस होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस लाइफ में. ना तो प्यारे बच्चों आप परमानेंट हैं, ना ही मैं परमानेंट हूँ. जो चीज़ इस दुनिया में एक बार आ गई, वो चीज़ वापस चली जाती है. अगर जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देख रहे हैं, परमानेंट कोई भी नहीं होती. तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन था, जो पावर थी किसकी, ओzymandias की, ये परमानेंट नहीं थी. लेकिन जब ये जीवित था, तो इसको ऐसा ही लगता था कि केवल मैं ही मैं हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं है. तो इस प्रकार से जो कहानी थी, जो पोएम थी पीबी शैले की, वो ख़त्म हो गई. जो मैसेज था वो बिल्कुल आपके सामने क्लियर कट मैंने पेश कर दिया. फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकूं. तो इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.